हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं क्विकली कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल। तो क्विकली कंफर्म कर दें सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। कर दें कंफर्म, मैं वेट कर रहा हूं आपका कंफर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सो आज का डिस्कशन जैसा आप देख रहे हैं BFM मॉड्यूल बी, उसमें क्रेडिट डेरिवेटिव्स को लेकर के हम ये डिस्कशन करेंगे। सो इट इज मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 15 जो क्रेडिट रिस्क डेरिवेटिव्स का चैप्टर है। तो चलिए इससे रिलेटेड जो लास्ट हमारा सेशन था उसमें हमने क्रेडिट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ये डिस्कशन किया था। अब हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं पहले उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। सो व्हाट आर क्रेडिट डेरिवेटिव्स? क्रेडिट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। ए टाइप ऑफ लोन ऑफर्ड बाय बैंक्स टू मैनेज क्रेडिट रिस्क, an agreement between two or more parties to transfer risk in a credit asset or credit portfolio without transferring the underlying asset, a type of bond used to manage credit portfolio risk, a financial instrument used to manage equity risk। तो इनमें से कौन सा आंसर हमें लगता है कि वो ऑप्शन आंसर बनती है मोस्ट अप्रोप्रिएट वन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सो ट्राई टू लोकेट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्रेडिट डेरिवेटिव्स को लेकर के ये क्वेश्चंस हैं सो जिनका डिस्कशन हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था। सो आंसर हियर इज बी। सो क्रेडिट डेरिवेटिव एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है दो या दो से ज्यादा पार्टियों के बीच में। अंडर दैट कॉन्ट्रैक्ट सो रिस्क इज ट्रांसफर्ड बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी विदाउट ट्रांसफरिंग द लोन अकाउंट, क्रेडिट एसेट हम जिसको कहते हैं। क्वेश्चन 2, what do credit derivatives help banks and financial institutions do? So what do credit derivatives help banks and financial institutions do? Manage credit risk effectively, increase the size of their portfolio, credit portfolio, eliminate need for prudential capital requirement, या transfer the underlying assets to the books of the originator। So what do credit derivative help banks and financial institutions do? Question number 2, what will be the answer? So here the answer will be कि वो क्रेडिट रिस्क को इफेक्टिव वे में मैनेज करते हैं डेरिवेटिव्स। When did credit derivatives emerge as a financial instrument? जैसा हम जानते हैं क्रेडिट डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये एमर्ज कब हुआ? अराउंड 2001, अराउंड 1993-94, अराउंड 2010-11 या अराउंड 1985-86। तो कब एमर्ज हुआ? क्वेश्चन नंबर 3, क्रेडिट डेरिवेटिव्स एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये एमर्ज हुए अराउंड 1993-1994। आर क्रेडिट डेरिवेटिव्स ऑन बैलेंस शीट और ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? तो जो क्रेडिट डेरिवेटिव्स हैं वो फंड बेस्ड हैं जिनको हम कहते हैं ऑन बैलेंस शीट, या वो नॉन फंड बेस्ड है जिनको हम कहते हैं ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सो ऑन बैलेंस शीट, ऑफ बैलेंस शीट, इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव, या it can be both on balance sheet and off balance sheet। Question number 4, so possibly what is the answer for question number 4?
क्रेडिट डेरिवेटिव्स प्राइमरली ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर देते हैं बैंकों का। सो इट इज ए नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर, ये फंड बेस्ड नहीं है, इट इज नॉन फंड बेस्ड। व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव्स? क्रेडिट डेरिवेटिव्स का मैकेनिज्म क्या है, प्रोसेस क्या है? सो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, सभी ऑप्शंस को रीड करिए केयरफुली और फिर आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5, so what shall be the answer for question number 5? सो आंसर रहेगा हमारा इसके अंदर बी, ट्रांसफर ऑफ रिस्क इन क्रेडिट एसेट विदाउट ट्रांसफरिंग अंडरलाइंग एसेट्स फ्रॉम बुक ऑफ ओरिजिनेटर। तो मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म? तो इसका मैकेनिज्म है कि इसके अंदर एक लोन एसेट है, देयर इज ए लोन एसेट दैट इज विद बैंक ए। तो इस लोन एसेट को अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है या इस लोन एसेट को ट्रांसफर नहीं किया जाता तो रिस्क इज ट्रांसफर्ड। तो लोन अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया जाता, लोन में जो रिस्क है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्रॉम द बुक्स ऑफ द ओरिजिनेटर। तो बैंक ए इसमें ओरिजिनेटर है, तो इसकी बुक्स में से इसको रिस्क को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव। व्हाट इज पर्पस ऑफ ISDA? ISDA का पर्पस क्या है? ISDA इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन है, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। टू स्टैंडर्डाइज द फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एविडेंसिंग क्रेडिट डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस, या इंक्रीज साइज ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो, और to eliminate need for prudential capital requirement, or to transfer underlying assets to the books of originator. So ISDA उनका पर्पस क्या है? तो उनका पर्पस है फॉर्मेट को, जो डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट है उनको स्टैंडर्डाइज करना, और ये करते समय वो क्रिएट एविडेंस ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर क्रेडिट इवेंट्स डिफाइंड बाय ISDA? सो ISDA ने कुछ क्रेडिट इवेंट्स डिफाइन की हैं, तो वो क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर है। कुल मिला के वो 6 हैं, 5 हैं, 7 हैं या 4 हैं, और सभी के नाम उसने सभी में दिए हुए हैं। देखिए इसमें से कितनी क्रेडिट इवेंट्स हैं जो ISDA डिफाइन करता है, विच आर डिफाइंड बाय ISDA। हाउ मेनी क्रेडिट इवेंट्स? सो देयर आर 6 क्रेडिट इवेंट्स, जिसमें बैंक्रप्सी है, ऑब्लिगेशंस एक्सेलरेशन है यानी प्री पेमेंट्स, ऑब्लिगेशन डिफॉल्ट है यानी नॉन पेमेंट, फेलियर टू पे है, पे नहीं कर पा रहा वो, या रेपुडिएशन है, और रीस्ट्रक्चरिंग है। तो ये सारे के सारे हमारे क्रेडिट इवेंट्स हैं। सो अगर कोई क्रेडिट इवेंट होता है तो फिर जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्वोक हो जाता है। व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ क्रेडिट इवेंट इन ए क्रेडिट डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन? सो अगर क्रेडिट इवेंट हैपन होता है क्रेडिट डेरिवेटिव उसमें, तो क्या हैपन होगा? PB delivers reference asset to PS and PS pays the par value plus accrued interest of the reference asset. तो PB है प्रोटेक्शन बायर, PS है प्रोटेक्शन सेलर। सो जो रिस्क ट्रांसफर करता है वो PB है, जिसको रिस्क ट्रांसफर होता है वो PS है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आंसर आपको लगता है दैट इज मोर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करें।
Question number 8, which appears to be more appropriate. So क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारा जो आंसर है वो बी बनेगा। जो पीएस है यानी प्रोटेक्शन सेलर, वो कॉम्पेंसेट करेगा प्रोटेक्शन बायर को जो भी उसको लॉस हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ द इवेंट। सो लेट अस से एक इवेंट होता है, सो दैट इज से बोरोर का बैंकरप्ट हो जाना। सो बैंकरप्सी हमने नोट किया है, एक इवेंट है। अगर बोरोर बैंकरप्ट होता है तो बैंक जिसने लोन दिया है तो इट कैन सफर लॉस। इस लॉस के लिए उसने रिस्क ट्रांसफर कर रखा है प्रोटेक्शन सेलर को। तो प्रोटेक्शन सेलर अब इस केस में प्रोटेक्शन बायर को कॉम्पनसेट करेगा फॉर द लॉस। सो इट इज व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ क्रेडिट इवेंट इन ए क्रेडिट डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन। What are two types of settlements for reference assets? So reference assets का मीनिंग होता है लोन अकाउंट्स। तो टू टाइप ऑफ सेटलमेंट कौन कौन से हैं? फिजिकल सेटलमेंट, वर्चुअल सेटलमेंट। फिजिकल सेटलमेंट कैश सेटलमेंट, कैश सेटलमेंट वर्चुअल सेटलमेंट, या इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट या कैश सेटलमेंट। सो टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स कौन कौन से हैं? सो ये सेटलमेंट्स हैं फिजिकल सेटलमेंट एंड कैश सेटलमेंट। फिजिकल एंड कैश सेटलमेंट। व्हाट हैपन्स इन फिजिकल सेटलमेंट? अगर फिजिकल सेटलमेंट हो तो उसमें क्या होगा? पीबी पेज पीएस द लॉस सफर्ड, पीएस पेज पीबी द पार वैल्यू प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, पीएस डिलीवर्स द रेफरेंस एसेट्स टू पीएस, पीएस डिलीवर्स द रेफरेंस एसेट्स टू पीबी। तो क्या हैपन होता है फिजिकल सेटलमेंट के अंदर? फिजिकल सेटलमेंट, व्हाट हैपन्स? सो इन फिजिकल सेटलमेंट जो प्रोटेक्शन बायर है वो डिलीवर कर देता है लोन अकाउंट, मीन्स ट्रांसफर कर देता है लोन अकाउंट इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शन सेलर, और प्रोटेक्शन सेलर उसकी वैल्यू पे कर देता है टू द प्रोटेक्शन बायर। तो आंसर सी इज द आंसर हियर। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हुए हमारे क्वेश्चंस रिलेटिंग टू डेरिवेटिव्स। अब हम इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। इन इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स में सबसे पहले हमारे पास है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, CDS, द मोस्ट पॉपुलर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। So credit default swap. So CDS क्या है? It is a credit hedge. In CDS, the credit hedger, that is protection buyer, pays periodic premium to the investor, that is protection seller, for protection against a credit event experienced on a reference obligation, that is underlying credit that is being hedged. तो इस डेफिनेशन को केयरफुली नोट कर लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो आई जस्ट एक्सप्लेन इट, रीड इट केयरफुली। सो CDS में क्या होता है? बिकॉज CDS प्राइमरली एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, क्रेडिट डेरिवेटिव। तो इसके अंदर जो क्रेडिट हेजर है, सो क्रेडिट हेजर मीन्स लेंडर। तो हम इसको प्रोटेक्शन बायर भी कहते हैं। तो लेंडर इसमें जो रिस्क है एसेट में उसको ट्रांसफर कर देता है प्रोटेक्शन सेलर को, जो बेसिकली इन्वेस्टर है, और इसके बदले में लेंडर पे करता है प्रोटेक्शन सेलर को ए फी, सो विच इज कॉल्ड प्रीमियम। और ये रिस्क किसको रिलेट करता है? ये रिस्क रिलेट करता है रेफरेंस ऑब्लिगेशन को। रेफरेंस ऑब्लिगेशन क्या है? जो लोन अकाउंट है, अंडरलाइंग क्रेडिट।
अंडरलाइंग लोन जो है, जिस लोन के लिए ये कवर लिया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा ताकि आप उसको बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। CGTMSE क्रेडिट गारंटी देता है बैंकों को फॉर लोन्स सैंक्शन टू MSE, और जिसके लिए CGTMSE फी चार्ज करता है बैंकों से। तो ये ब्रॉडली हम कंपेयर कर सकते हैं विद ट्रांजैक्शंस के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या है। रेफरेंस ऑब्लिगेशन कैन इंक्लूड डेट सिक्योरिटीज। सो ये रेफरेंस ऑब्लिगेशन में क्या क्या आएगा, डेट सिक्योरिटीज आ जाएंगी। सो डेट सिक्योरिटीज में इंपॉर्टेंट सिक्योरिटीज कौन कौन सी हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ये डेट सिक्योरिटीज हैं। और इट कुड बी लोन्स, तो ये लोन्स भी हो सकते हैं। और ये लोन्स किन को दिए जाते हैं या डेट सिक्योरिटीज किन को हैं, कॉरपोरेशंस हो सकती हैं, कॉरपोरेट्स हैं, बैंक्स हैं, सॉवरेन्स हैं। सो गवर्नमेंट को दिए जा सकते हैं, बैंकों को दिए जा सकते हैं, कॉरपोरेट्स को दिए जा सकते हैं ये लोन्स, जिनको हम कहते हैं रेफरेंस ऑब्लिगेशंस। कॉमन रेफरेंस ऑब्लिगेशंस कौन कौन से हैं? सो कॉमन रेफरेंस एसेट्स इंक्लूड, इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सो इनमें होते हैं सीनियर एंड सबॉर्डिनेटेड डेट्स। तो जो डेट्स हैं उनको कई कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर लिया जाता है, उनको रादर उनकी स्केलिंग कर ली जाती है। सो कुछ सीनियर डेट होते हैं, कुछ सबॉर्डिनेटेड डेट होते हैं। सीनियर डेट मीन्स जिसमें राइट्स ऑफ द क्रेडिटर आर बेटर देन राइट्स ऑफ द क्रेडिटर इन केस ऑफ सबॉर्डिनेटेड डेट। सो प्रायोरिटी in security, priority in payment, that is of the senior debt compared with the subordinated debt. Syndicated or bilateral term loans sorry friends, syndicated or bilateral term loans या revolving credits and obligations document under ISDA agreement. रिवॉल्विंग क्रेडिट एंड ऑब्लिगेशंस, सो इनका जो डॉक्यूमेंटेशन होना है वो अंडर ISDA एग्रीमेंट होना है। ISDA लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि ISDA का फंक्शन क्या होता है। सो ये कॉमन रेफरेंस एसेट्स हैं जिनके लिए इस हेजिंग की जरूरत पड़ती है, जिनको क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कवर करते हैं। आई होप क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है इट्स वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर ऐसा है तो फटाफट स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके कंफर्म कर देंगे दैट एवरीथिंग इज क्लियर। तो पोस्ट कर दीजिए स्माइलिंग आइकन। If CDS credit default swap is transacted, there are two possible outcomes during the life of the transaction. अगर कोई CDS ट्रांजैक्शन कॉन्टैक्ट होती है तो दो पॉसिबल उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। देयर कुड बी टू पॉसिबल आउटकम्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। तो वो दो पॉसिबल सिचुएशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, तो इन सिचुएशंस को हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दें। सो कर दीजिए लाइक डिसलाइक को कंप्लीट। और फ्रेंड्स याद रखें हमेशा फ्री लाइव क्लास आपके स्कोर को इम्प्रूव करने में बहुत यूजफुल रहती है, लेकिन फ्री लाइव क्लास आपको पास करवाने के लिए काफ़ी नहीं है। If free live class is enough to pass the exam, no, it is not enough. पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस को कवर करने की ज़रूरत पड़ती है, जो आप हमारे वीडियो लेसन से या IIBF की बुक से पूरा कर सकते हैं। हमारे यहाँ से आपको बेस्ट क्वालिटी के वीडियो लेसन्स एट वेरी लो प्राइस अवेलेबल हैं।
तो इन वीडियो लेसन में पहले आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें और फिर केस स्टडीज के लिए हमारे वीडियो लेसन्स को यूज करिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आए। सो CIB एग्जाम के अंदर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और वो है एप्लीकेशन। तो जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि आप उसको यूज कर भी सकते हैं कि नहीं है, तो वो क्लैरिटी जो आपको आती है वो केस स्टडी से आती है। इसीलिए केस स्टडीज को पूरे CIB के किसी पेपर में इग्नोर मत करना। और केस स्टडी वीडियो लेसन भी आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप के अंदर। सो जो स्टूडेंट अभी तक लाइक डिसलाइक को कंप्लीट नहीं किए हैं क्विकली कंप्लीट कर देंगे, और जो रिकॉर्डेड वर्जन के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो को पॉज करके एक बार लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आप इसको कर देना सो दैट मुझे बीच में नहीं रुकना पड़े। नो हम बात कर रहे थे कि अगर ट्रांजैक्शन होती है CDS की तो हैपन क्या हो सकता है। सो देयर कुड बी टू पॉसिबिलिटीज। वन इज स्पेसिफाइड क्रेडिट इवेंट डज नॉट अकर, यानी उसमें जो डिफॉल्ट है, यानी क्रेडिट इवेंट हमने 6 तरह की नोट की थी ISDA के मुताबिक, उनमें क्रेडिट इवेंट हैपन ही नहीं होता है। यानी देयर इज नो डिफॉल्ट, देयर इज नो इंसॉल्वेंसी। तो अगर डिफॉल्ट नहीं होता देन व्हाट हैपन्स, जो प्रोटेक्शन बायर है यानी लेंडर बैंक है वो रिक्वायर्ड प्रीमियम पे करता रहेगा टिल मैच्योरिटी, और इसमें किसी तरह के कोई और कैश फ्लोज नहीं हैपन होंगे। यानी प्रोटेक्शन सेलर को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं, रादर प्रोटेक्शन बायर प्रीमियम पे करता रहेगा जब तक उसको प्रोटेक्शन चाहिए। तो दिस इज वन हैपनिंग, दिस इज वन रिजल्ट, वन आउटकम। और सेकंड आउटकम क्या हो सकता है? सेकंड आउटकम है क्रेडिट इवेंट हैपन्स, यानी डिफॉल्ट हैपन हो जाता है। सो देयर इज अ डिफॉल्ट। सो डिफॉल्ट के केस में व्हाट विल हैपन, जो कैलकुलेशन एजेंट है वो जनरेट करेंगे क्रेडिट इवेंट नोटिस and evidence of publicly available information, and PB is compensated by investor either through physical settlement or through cash settlement। तो उस केस में जो कैलकुलेशन एजेंट हैं वो जनरेट करेंगे क्रेडिट इवेंट नोटिस कि यस क्रेडिट इवेंट हैपन हो चुका है, और एक पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को वो प्रूव करेंगे। और उस केस में जो प्रोटेक्शन सेलर है वो प्रोटेक्शन बायर को कॉम्पनसेट करेगा। और कॉम्पनसेट करने के दो मेथड्स हैं, एक है फिजिकल सेटलमेंट जिसमें प्रोटेक्शन बायर लोन एसेट को ट्रांसफर कर देता है इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शन सेलर, और सेकंड इट इज कैश सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट मींस जो लॉस प्रोटेक्शन बायर को हो रहा है उस लॉस को कैश पे करके सेटल कर देगा प्रोटेक्शन सेलर। Now physical settlement, so this is more common where PB hands over or assigns or sells reference obligation to PS। तो फिजिकल सेटलमेंट क्या है, जैसे मैंने शॉर्ट में बताया, तो ये ज्यादा कॉमन है। उसमें प्रोटेक्शन बायर क्या करता है, वो जो लोन एसेट है चाहे वो बॉन्ड है चाहे वो डिबेंचर है चाहे वो लोन है, सो इसको असाइन कर देगा या हैंड ओवर कर देगा या ट्रांसफर कर देगा या सेल कर देगा टू द प्रोटेक्शन सेलर।
एंड इन रिटर्न फॉर दैट जो प्रोटेक्शन सेलर है वो पे कर देगा कॉम्पेंसेशन टू प्रोटेक्शन बायर। तो प्रोटेक्शन बायर को नोशनल अमाउंट मिल जाएगा जिसके लिए इस ट्रांजैक्शन को हेज किया गया। इन केस ऑफ कैश सेटलमेंट तो देयर विल बी कैलकुलेशन एजेंट डिटरमिन करेगा कि पोस्ट डिफॉल्ट कैश वैल्यू कितना है रेफरेंस ऑब्लिगेशन का। सो कैश सेटलमेंट इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन एजेंट डिटरमिनिंग पोस्ट डिफॉल्ट कैश वैल्यू ऑफ द रेफरेंस एसेट। जो लोन अकाउंट है उसकी कैश वैल्यू कितनी है और जो डिफरेंस है बिटवीन द पार वैल्यू एंड दिस प्राइस, तो उसके लिए कैश सेटलमेंट कर दिया जाएगा बाय द प्रोटेक्शन सेलर। तो इस तरह से ये ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएगा। सो आई होप कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप यहाँ तक हर एस्पेक्ट हमें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फॉर बेटर क्वालिटी। हु पेज पीरियोडिक प्रीमियम इन केस ऑफ सीडीएस? पीरियोडिक प्रीमियम कौन पे करता है? प्रोटेक्शन बायर पे करता है, प्रोटेक्शन सेलर पे करता है, रेफरेंस ऑब्लिगेशन या क्रेडिट इवेंट? सो हु पेज पीरियोडिक प्रीमियम? पीरियोडिक प्रीमियम कौन पे करता है? सो दिस इज पेड बाय द प्रोटेक्शन बायर। प्रोटेक्शन बायर इस प्रीमियम को पे करता है। व्हाट डज क्रेडिट हेजर रिसीव प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन ए सीडीएस? जो क्रेडिट हेजर है दैट इज प्रोटेक्शन बायर, तो उसको क्या मिलता है इन सीडीएस? सो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी, क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड्स, क्रेडिट इवेंट एक्सपीरियंस्ड ऑन ए रेफरेंस ऑब्लिगेशन या करेंसी फ्लक्चुएशन। व्हाट डज क्रेडिट हेजर रिसीव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन ये अवेलेबल रहता है? दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल अगेंस्ट द क्रेडिट एक्सपीरियंस्ड। अगर उस रेफरेंस ऑब्लिगेशन के ऊपर क्रेडिट इवेंट हैपन होता है, यानी उस लोन के ऊपर अगर डिफॉल्ट होता है। What can be considered as a reference obligation in CDS? CDS में reference obligation हम किनको मानते हैं? Only debt securities, only loans to corporations, only loans to sovereigns या debt securities loan to entities such as corporations, banks and sovereigns? तो किसको मानेंगे हम reference obligations? रेफरेंस ऑब्लिगेशंस माना जाएगा ऑप्शन डी, यानी डेट सिक्योरिटीज भी होंगी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन्स भी होंगे। वो कॉर्पोरेशंस को हो सकते हैं, बैंकों को हो सकते हैं, सॉवरेंस को हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन रेफरेंस एसेट्स? तो इनमें कॉमन रेफरेंस एसेट कौन सा नहीं है सीडीएस ट्रांजेक्शन्स के अंदर? सीनियर एंड सबॉर्डिनेटेड डेट्स, सिंडिकेटेड और बायलेटरल टर्म लोन्स, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, रिवॉल्विंग क्रेडिट्स एंड ऑब्लिगेशन डॉक्यूमेंटेड अंडर ISDA एग्रीमेंट। तो हमने बताना है कॉमन रेफरेंस एसेट कौन सा नहीं है सीडीएस ट्रांजैक्शंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। सो व्हाट इज द आंसर? तो आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा स्टॉक एंड बॉन्ड्स। तो ये कॉमन रेफरेंस एसेट एज ए ग्रुप नहीं है, हालांकि बॉन्ड अपने आप में इट इज़ ए रेफरेंस एसेट, लेकिन स्टॉक जो है, इक्विटी जो है, क्योंकि वो लोन नहीं है, वो डेट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, इसीलिए इसमें हमारा जो कॉम्बिनेशन सी है उसको हम आउट कर देते हैं। तो चलें आज के इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले अगर इस सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन इस वीडियो का जो
कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो आप उसके लिए हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं, या हमारी ऐप उसमें मैसेज बॉक्स है, तो उस मैसेज बॉक्स के अंदर आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं एंड वी विल सुटेबली आंसर एंड हेल्प यू। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को यहीं पे हम वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।